देखिए हमने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने परासरण दाब निकालने के लिए एक मेथड का यूज किया था, बर्कले तथा हार्टले विधि। उसी के टॉपिक का नेक्स्ट जो हमारा वो होता है टॉपिक है वो है परासरण दाब के नियम। जो परासरण दाब के नियम है वो हमारे दो है, एक तो है बायल-वान-ठाप नियम और दूसरा है हमारा चार्ल्स-वान-ठाप नियम। बायल-वान-ठाप के नियम के अकॉर्डिंग स्थिर ताप पर विलयन का जो परासरण दाब होता है P, वो विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि P समानुपाती हो जाएगा C। यानी कि अगर हम P को बढ़ाते हैं तो C भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। अगर हम P को घटाते हैं, परासरण दाब को घटाते हैं, तो उसकी सांद्रता भी घट जाएगी। यानी कि अगर हम किसी भी विलयन का ताप स्थिर रखते हैं, ताप को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो विलयन का परासरण दाब मोलरता यानी कि सांद्रता के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स-वान-ठाप नियम। चार्ल्स-वान-ठाप नियम यानी कि इस नियमानुसार स्थिर सांद्रता पर अगर हम किसी विलयन की जो सांद्रता है उसको हम कांस्टेंट रखें, स्थिर रखें, तो विलयन का परासरण दाब को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। परासरण दाब P विलयन के परम ताप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। T के समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम किसी भी विलयन का ताप बढ़ाते हैं तो उसका परासरण दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम विलयन का परम ताप को घटाते हैं तो उसका परासरण दाब भी घट जाएगा। तो P समानुपाती हो जाएगा T किस पर, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, है ना। यानी कि अगर हम किसी भी विलयन की स्थिर सांद्रता पर उसका जो परासरण दाब होगा वो विलयन के परासरण दाब के परम ताप के समानुपाती होगा। यानी कि अगर हम किसी भी विलयन की जो सांद्रता है उसको हम कांस्टेंट रखें, स्थिर रखें, तो जो उसका परासरण दाब होगा वो विलयन के परम ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इसी के नेक्स्ट है हमारा तनु विलयनों के लिए वान-ठाप समीकरण होती है। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तनु विलयन के लिए वान-ठाप समीकरण। देखिए इससे पहले हमने दो रूल्स पढ़े, एक तो पढ़ा हमने बायल-वान-ठाप का नियम और सेकंड पढ़ा हमने चार्ल्स-वान-ठाप का नियम। तो जो फर्स्ट रूल था हमारा बायल-वान-ठाप नियम के अकॉर्डिंग, बायल-वान-ठाप के अकॉर्डिंग जो किसी भी विलयन का परासरण दाब होता है वो सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेकंड हमने पढ़ा चार्ल्स-वान-ठाप नियम। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी विलयन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको हम कांस्टेंट रखें, तो जो परासरण दाब होगा वो विलयन के परम ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इस समीकरण को हमने मान लिया सेकंड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर हम दोनों, ये वाला भी P के समानुपाती C है और ये वाला P के समानुपाती T है, अगर इन दोनों रूल को हम अगर वो कर दें, ऐड कर दें, मिला दें, तो ये P समानुपाती आ जाएगा हमारा CT के। ठीक है। और जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने इक्वल का साइन लगाया, बराबर का साइन लगाया। इस समानुपाती की जगह हमने एक कांस्टेंट ले लिया R, ये वाला हो जाएगा RCT, है ना। इस R की जगह हम क्या दूसरा कांस्टेंट भी ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं S, और हो जाएगा CT। यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा, और P इक्वल टू हो जाएगा CRT, और ये वाला हो जाएगा P इक्वल टू CST के, जहाँ पर R और S क्या कौन है हमारे, एक सॉल्यूशन कांस्टेंट है, विलयन के नियतांक है। यानी कि यहाँ पर इस रूल्स में S और R क्या है, विलयन के कांस्टेंट है। हमने पता है कि जो सांद्रता होती है, सांद्रता का फॉर्मूला होता है हमारा
विलियन के मोल यानी कि जिस भी कंपोनेंट की हमने वो निकाले सांद्रता निकालनी, उसके नंबर्स ऑफ मोल, मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, यानी कि C इक्वल टू होता है N/V। ये वाली जो वैल्यू है वो हमने इसमें पुट कर दी, तो ये वाला हो जाएगा P इक्वल टू N/V इंटू R और T, यानी कि आ जाएगा P इक्वल टू NRT अपॉन V के, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला हो जाएगा PV इक्वल टू NRT। तो ये वाली हमारी एक दोनों विलियनों के लिए 1/2 समीकरण आ गई। अब हमें पता है कि मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या इक्वल टू होता है जिस भी पदार्थ का हमने मोलों की संख्या निकालनी उस पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि भार बटे उसी पदार्थ का अणुभार। और मोलों की संख्या को हमने n से रिप्रेजेंट किया तो n इक्वल टू हो जाएगा, पदार्थ के भार को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, अणुभार को करते हैं m से। अब ये n की वैल्यू थी, अगर मैं इस समीकरण में पुट कर दूं तो ये वाला आ जाएगा हमारा PV इक्वल टू W/m इंटू RT। तो ये वाली एक इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। अब चलते हैं, अब जो R है हमारा, R एक सॉल्यूशन कांस्टेंट था, विलियन का कांस्टेंट था, जिसकी हम R की जो वैल्यू लेंगे वो होती है 0.821 और दूसरे वाली वैल्यू होती है 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ये इसका R का क्या होगी, यूनिट हो गई। एक दूसरी वैल्यू होती है R की हमारे पास 0.082 ATM केल्विन इनवर्स, लीटर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 1/2 समीकरण की क्या क्या सीमाएं होती हैं। सीमाएं यानी कि 1/2 समीकरण हमारी कहाँ कहाँ पर लागू हो सकती है उसके बारे में बताना है। देखिए 1/2 समीकरण अवाष्पशील एवं विद्युत अपघट्य विलेय पदार्थों के लिए सत्य होती है, यानी कि जो 1/2 समीकरण है वो केवल अवाष्पशील और विद्युत अपघट्य विलेय पदार्थों के लिए ही लागू होती है। दूसरा है हमारा, जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उनके विलयनों पर भी 1/2 नियम लागू नहीं होता, यानी कि जब विलयन में कोई भी पदार्थ है वो वियोजित होगा, यानी कि उसमें वो होगा डिवाइड होगा, तो क्या होगा, वियोजन के बाद वियोजन के फलस्वरूप कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का परासरण दाब भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर जहाँ पर भी परासरण दाब में इंक्रीजमेंट होता है, डिक्रीजमेंट होता है, यानी कि घटता है या बढ़ता है, वहाँ पर भी हम तो इसका बायल की जो 1/2 समीकरण है उसका हम यूज नहीं करते। थर्ड है हमारी जो थर्ड सीमा है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, संगुणित यानी कि जो ऐड होते हैं, जो जुड़ते हैं, हो जाते हैं, उनके विलयनों पर 1/2 समीकरण लागू नहीं होती, क्योंकि संगुणन के कारण कणों की संख्या घट जाती है जिसके कारण परासरण दाब का मान भी घट जाता है। तो जिन भी विलयनों में संगुणन होगा उनके लिए भी 1/2 समीकरण लागू नहीं होगी, जिन विलयनों में वियोजन होगा उन विलयनों के लिए भी 1/2 समीकरण लागू नहीं होती। यानी कि 1/2 समीकरण केवल और केवल किन के लिए लागू होगी, अवाष्पशील एवं विद्युत अपघट्य विलेय पदार्थों के लिए सत्य होती है। नेक्स्ट है हमारा संप्रासरी विलयन और संप्रासरी विलयन। संप्रासरी विलयन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनके परासरण दाब समान होते हैं, यानी कि वे सॉल्यूशन यानी कि समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब इक्वल होता है, समान होता है, उन विलयनों को हम संप्रासरी विलयन कहते हैं। यानी कि संप्रासरी विलयन हो जाएगा हमारा समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होते हैं, संप्रासरी विलयन कहलाते हैं। और जो संप्रासरी विलयन होते हैं, संप्रासरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली में से छानने पर उनके मध्य परासरण की क्रिया नहीं होती। संप्रासरी विलयन की मोलर सांद्रताएं समान होती है। मान लिया हमारे पास कोई भी दो सॉल्यूशन है जिसकी एक की सांद्रता C1 है, दूसरे की सांद्रता हमारी C2 है। अगर इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूं, संप्रासरी विलयन कौन होंगे, जिनका परासरण दाब इक्वल होता है, सेम होता है। और जब परासरण दाब सेम होगा, परासरण दाब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है C के, तो इस वजह से उनकी सांद्रता क्या हो जाएंगी, समान हो जाएगी।
C इक्वल टू होता है हमारा N अपॉन V के, तो इसकी वैल्यू हमने पुट की तो N1 अपॉन V1 आ गया। इसको इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट की तो N2 अपॉन V2 आ गया। अब N इक्वल टू होता है हमारा W अपॉन M, यानी कि पदार्थ का भार बटे अणुभार। N की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा W1 अपॉन M1 इंटू V1, या W2 इक्वल टू M2 और V2। यही हमारे समप्रस रिविलियनों के लिए फॉर्मूला आ जाता है। ओके, थैंक यू।